बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना की जेई मैथमेटिक्स की क्लास में लास्ट टर्न पर बच्चों हम लोगों का जो डिस्कशन चल रहा था वो रिलेशंस और उनके टाइप और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम पर हो रहा था। जैसा कि मैंने लास्ट में आपसे कमिटमेंट किया था कि आज की क्लास में हम लोग एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन के बारे में सीखेंगे जिसका नाम फंक्शन है। आज हम लोग उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दी फंक्शन फटाफट हम लोग देख लें कि हम लोगों ने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर, फिर हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, फिर इसके बाद में हम लोगों ने सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे जिनका नाम हम लोगों ने रिलेशन दिया था। बच्चों इसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, और फिर उसके बाद में पढ़ा था हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी रिलेशन के स्पेशल काइंड पर जिसका नाम है फंक्शन। बेटा फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आप सिंपली समझ लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि ए और बी जो है ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है ना, मतलब ये कह सकते हैं कि ना ही ए ना ही बी वाइड सेट नहीं है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक रूल जो है वो ए से बी जो कभी रिलेशन हुआ करता था उसका स्पेशल नाम क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अगर पहली बात है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी। और बेटा दूसरी खास बात यह है कि इस जो रिलेशन है उसको हम फंक्शन जब कह रहे हैं तो यह है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए is associated to unique element of set V। मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सेट आपका ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट 4 5 6 7 8 है, तो देखो एक रूल जो है वो ए से बी डिस्क्राइब किया जा रहा है। देखो ये इसमें सेट ए में 1 2 3 4 है लिख दिया भाई, और सेट बी में 4 5 6 7 8 है। मैंने कहा भाई 1 जो है वो 4 से जुड़ा हुआ है, 2 6 से जुड़ा हुआ है, 3 5 से जुड़ा हुआ है और 4 7 से जुड़ा हुआ है। देखो भाई जो पहला सेट है जो सेट ए, इसके सारे एलिमेंट यूज हुए कि नहीं यूज हुए,
हो गए। और कोई भी एलिमेंट सेट बी के क्या एक से अधिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? नहीं। जबकि रिलेशन में क्या होता था, रिलेशन में सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के कई एलिमेंट से एक साथ एसोसिएट हो सकता था। जबकि बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि सेट ए का एक कोई भी एलिमेंट होगा वो सिर्फ एक ही एलिमेंट ऑफ सेट बी से जुड़ा होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे मान लो यहां पर मैं तुमसे कहूं कि जो एलिमेंट 4 है आपका, मैं आपसे कह दूं कि जो एलिमेंट था आपका 4, सपोज करो मैं तुमसे कह दूं 4 जो है वो 4 से जुड़ गया है, ठीक है। तो दो एलिमेंट की जो जुड़ाव है वो किसी एक एलिमेंट से तो हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट एक से अधिक एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता है। तो ये जो एक आपका रूल है, इस रूल को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस रूल विल सेड टू बी फंक्शन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपने एक बात ये ऑब्जर्व कर ली है कि फंक्शन जो है इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। और मैं ये भी कह सकता हूं कि फंक्शन जो है वो एक सबसेट ऑफ आर है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो जो स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। अच्छा बेटा देखो जरा था यहां पर फिर से जल्दी से बना देते हैं। यहां पे दो बॉक्सेस, यहां पे ए बी सी लिखा है, यहां पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, कोई रूल है एफ जो क्या कर रहा है बेटा, इनको आपस में ऐड कर रहा है। तो मैं तुमसे पूछूं बेटा जो ए है वो सेट बी के किस एलिमेंट जुड़ा हुआ है, पी। तो इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे इमेज ऑफ ए। तो आप क्या कहोगे, इमेज ऑफ ए जो है वो पी है। और पी क्या कहलाएगा, पी जो है अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये इमेज ऑफ ए है तो ए क्या है, तो ए इज द प्री इमेज ऑफ पी। जैसे मैं तुमसे पूछूं इस फिगर को देख के आप बताओ मुझे कि प्री इमेज ऑफ क्यू क्या है, तो आप बोलोगे प्री इमेज ऑफ क्यू इज बी। और बेटा सी की इमेज क्या है, एस। तो इमेज ऑफ सी इज एस। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये पहले सेट के एलिमेंट जो हैं जब वो दूसरे सेट से जुड़ रहे हैं तो पहले सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो जिनसे जुड़े हुए हैं उनकी प्री इमेज कहलाएंगे और इसके एलिमेंट्स इमेज कहलाएंगे सेट ए के, ठीक है ना। कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। कई बार बेटा फंक्शंस को एक हम लोग नाम भी देते हैं मैपिंग। तो फंक्शन और मैपिंग जो है दोनों सिनोनिमस वर्ड्स हैं। इन दोनों की मतलब डेफिनेशन ऐसे कह सकते हो कि दोनों की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग ना होके सेम है, ठीक है ना। कई बार बेटा मैपिंग की जगह पर एक वर्ड और यूज होता है करेस्पॉन्डेंस। तो करेस्पॉन्डेंस का मतलब भी है यही चीज, मतलब ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। किसकी, किसी फंक्शन की, ठीक है। तो देखो तो बेटा मैंने तुमको बताया था कि फंक्शन जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन किया गया था। एक सेट ए था और दूसरा सेट बी था। इसके एलिमेंट थे ए बी सी डी, इसके एलिमेंट ई एफ जी एच। अब क्या बताया था मैंने कि जो पहला सेट है बेटा सेट ए, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो ये तुम्हारा सेट बी है ये कहलाता है कोडोमेन। और जो इसके एलिमेंट आपस में कनेक्ट हुए हैं, जैसे ये मान लो, ये देखो ये, तो देख रहे हो ई एफ और जी ही खाली कनेक्ट हुए हैं, एच कनेक्ट नहीं हुआ है, तो ये कहलाएगी इसकी रेंज। तो रेंज क्या हो गई, तो फिगर से क्लियर है कि ई
एफ जी। तो बच्चों क्या कर सकते हैं कि फंक्शन जो है वो फंक्शन को एक्चुअली में हम लोग वी कैन ट्रीट एज अ मशीन। मशीन क्या करती है? आपको पता है कि मशीन जो है कुछ इनपुट लेती है और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट देती है। ये मशीन एफएक्स है, तो इससे एफएक्स बाहर निकलेगा। ठीक है ना? मतलब ये एक्स को इनपुट में ले रही है और एफएक्स को वो आउटपुट में प्रोवाइड कर रही है। तो देखो बेटा, यहां पर ये जो इनपुट्स है, इनपुट का कलेक्शन कहलाता है डोमेन। अब मशीन है तो मशीन में कुछ पॉसिबिलिटी भी होती है भाई, कुछ भी आउटपुट निकल सकता है। तो कुछ भी आउटपुट माने जो भी पॉसिबल आउटपुट्स हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि पॉसिबल आउटपुट्स, तो बेटा ये जो होते हैं वो कहलाते हैं कोडोमेन। और जो एक्चुअल आउटपुट्स हैं बेटा, वो कहलाते हैं आपके रेंज। एम आई क्लियर? ठीक है। तो अब जरा मैं बात को फिर से आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये जो एक फंक्शन जो है वो एक मशीन की तरह बिहेव करती है, जिसमें हमें इनपुट देना है और उससे हमें आउटपुट बाहर लेना है। एक इनपुट से सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट मिलेगा। मतलब अगर एक एक्स डाला तो उससे हमें एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट होने पर भी एक आउटपुट मिल सकता है, लेकिन एक इनपुट के एक से अधिक आउटपुट नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बात दूसरी आती है कि किसी भी ग्राफ को देख के हाउ विल यू डिसाइड कि वेदर दिस ग्राफ शोइंग अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन और ग्राफ ऑफ ए रिलेशन। तो देखो बेटा, ये है कि हाउ टू नो graph is representing a function। देखो भाई क्या करोगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। देखो बेटा मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक ग्राफ बनाया, देखो इस तरीके का। ठीक है। अब जरा देखिए इस ग्राफ को, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस हो गई, ये तुम्हारी वाई एक्सिस हो गई। अब जरा देखिए ये ग्राफ जो है बेटा वो वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन तीन पॉइंट पर कट कर रहा है। बेटा इन तीनों ही पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है, मान लो ये 0 अल्फा पॉइंट है, ये 0 बीटा है और ये 0 गामा है। आप देख रहे हो कि सब में एक्स की वैल्यू बच्चों कैसी है, 0। और अल्फा बीटा और गामा क्या मिल रहे हैं, वाई की वैल्यू। इसका मतलब 0 से हमें तीन आउटपुट मिल रहे हैं, कौन सा, अल्फा बीटा और गामा। मतलब ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ रिलेशन। ठीक है। तो बेटा हमेशा समझ लो कि किसी भी फंक्शन के लिए जो एक्स वैल्यूज होती हैं ये कहलाता है डोमेन, और एक्चुअल वाई वैल्यूज कहलाती हैं रेंज। तो अगर एक एक्स से कई सारे वाई मिल रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, वो एक रिलेशन होगा। दूसरा बेटा देखो, जैसे मैं तुमसे कहूं ये तुम्हारे सामने एक सर्किल बना हुआ है, मैं तुमसे पूछूं कि यार क्या ये सर्किल जो है वो एक फंक्शन का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं भाई? रीजन बिहाइंड इट कि इफ यू विल ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, इसने कर्व को कितने पॉइंट पे कट किया, तो आपने देखा कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब एक एक्स के लिए वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ वाई, देयरफॉर दिस
ग्राफ इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन। बात समझ में आ गई ना? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, अब मान लो बेटा दूसरा ग्राफ तुम्हारे सामने दिया हुआ है, दूसरा मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। बेटा ये ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। जरा देखो बेटा, मैंने लाइन ड्रॉ करी, इसने कितने पॉइंट पे कट किया? क्या जवाब है तुम्हारा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, और जैसे तुमने देखा कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है ये लाइन इस कर्व को, तो ये ग्राफ ऑफ ए फंक्शन हो गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, अब जरा मैं तुमसे एक क्वेश्चन कहने जा रहा हूं। एक बेटा सेट ए दिया है, इसके एलिमेंट -2, -1, 0, 1, 2 दिए हैं, और सेट बी जो दिया हुआ है वो मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखा हुआ है। एक रूल है, ए से बी की ओर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताओ। तो भाई देखो, सबसे पहले बेटा सेट ए क्या लिखा हुआ है? सेट ए है -2, -1, 0, 1, 2। तो एक फटाफट बक्सा बनाओ, उस बक्से में लिख दो चुपके से -2, -1, 0, 1 और 2। बेटा दूसरा बक्सा बनाओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिख दो। रूल बेटा क्या है? रूल का मतलब एक मशीन है। मशीन कैसी है? मशीन ये है कि इसमें x दोगे तो जो एफ एक्स है वो बाहर एक्स स्क्वायर निकालेगा, ठीक है? तो भाई -2 का स्क्वायर कितना होता है? -2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो मैं तुमसे पूछूं कि भाई डोमेन तो पक्का पता है तुमको, ए हो गई, मतलब -2, -1, 0, 1, 2 सेट ए हो गया डोमेन। कोडोमेन क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। और रेंज ऑफ एफ क्या है बेटा? तो रेंज ऑफ एफ माने जो एक्सट्रीम जुड़े हुए, जुड़ा कौन कौन है? 0 जुड़ा है, 1 जुड़ा है और 4 जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? चलो अब मैं बात को फिर आगे बढ़ा रहा हूं। एक बेटा फंक्शन लिखा है 2x - 3। मैंने फंक्शन ना बोल के इसको मैं बोला कि रूल दिया हुआ है, ये डिफाइन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है? अब तुम्हें पता करना है कि ये जो रूल दिया हुआ है वो एक फंक्शन डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जरा देखो, नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर इसमें सारे वैल्यूज इनफाइनाइट तक होंगी। जैसे ही तुमने बेटा यहाँ पे 1 रखा, तो 1 रखने पे क्या होगा? 1 रखने पे क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। और ये भी जब डिस्क्राइब ऑन डिफाइन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब पहला भी सेट नेचुरल नंबर है और दूसरा भी सेट भी नेचुरल नंबर है। तो 1 की कोई इमेज मिल रही है? तो कहोगे नहीं, 1 की कोई भी इमेज नहीं है। तो देयरफॉर दिस विल नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट -2, -1, 0 और 2 है, और दूसरा सेट है जेड। जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो एफ डिफाइन हो रहा है ए से जेड की ओर, मतलब इनपुट में हम सेट ए के एलिमेंट दे रहे हैं और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है। और परिभाषा क्या है बेटा? फंक्शन की परिभाषा दी हुई है एक्स स्क्वायर -2x -3, जहां पर x जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है, पहला सवाल बेटा हम निकालना है कि रेंज ऑफ एफ क्या होगी।
सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 तुमसे ये पूछा जा रहा है कि प्री इमेज -6 क्या होगी। अब जरा देखो भाई, रेंज ऑफ फंक्शन निकालनी है। तो इनपुट में बेटा क्या हुआ, मैंने तुमको बताया था कि फंक्शन एक क्या करता है, फंक्शन एक मशीन की भांति काम करता है। तो भाई ये मशीन बना लो, उसको फटाफट बढ़िया सीख। तो तुम इनपुट में क्या क्या दे रहे हो, इनपुट में जो भी दोगे वो x² -2x -3 से निकालेगा। तो इनपुट में पहला इनपुट क्या है तुम्हारा, पहला इनपुट है -2। तो -2 जब इसमें जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा, -2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर माइनस माइनस 2 माने +4 -3, 4 4 8 और ये क्या हो जाएगा 5, 8 मिल गया 5। तो इसका मतलब -2 से हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। फिर दूसरा लिमिट है बेटा -1, जब -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1, 2 और 3 ये 0 आ जाएगा। अब देखो भाई, फिर एलिमेंट क्या दिया है, 0 दिया हुआ है, 0 रखो बेटा इसमें। तो जैसे 0 रखोगे तो -3 आ जाएगा। फिर 1 रखो, 1 रखने पे 1 -2 -1 -3 ये -4 दे देगा। 2 रखने पे कितना मिलेगा बेटा, 4 -4 मतलब ये -3 मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो हमारे सामने जो है वो सेट ए के जो एलिमेंट से रेंज जो मिली है वो क्या हो गई, तो आप कहोगे रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 -3 -4 और 5। अब देखो आपसे कहा जा रहा है प्री इमेज ऑफ -6। तो अब सिंपल तुम देख लो बेटा, अगर इसी बक्से से देख लो तो -6 क्या रेंज में है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब -6 की प्री इमेज तो कोई होगी नहीं, क्योंकि भाई -6 भले इंटीजर्स में हो लेकिन सेट ए में नहीं है। हाँ कोई दूसरा सेट होता बेटा ए छोड़ के तो हो सकती थी। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे पूछूं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहता कि प्री इमेज ऑफ -3 बताओ, इस क्वेश्चन में बता देते प्री इमेज ऑफ -3 बताओ। तो बेटा -3 की प्री इमेज क्या है, -3 किसकी प्री इमेज मिल रही है, तो आप कहोगे -3 जो है वो 0 की प्री इमेज मिल रही है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई तुम लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, इस बच्चे कोई किसी तरीके की। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोगों ने इमेज का मतलब समझ लिया, प्री इमेज का मतलब समझ लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी फंक्शंस। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किसी भी फंक्शन को किस तरीके से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फंक्शन जो है वो तो मैंने बताया कि भाई अगर f सच दैट a टू b, एक तरीका तो होता है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख देते हैं ऐसे। दूसरा होता है इसकी डिस्क्रिप्शन कर दिया, इसको हमने कहा कि भाई f(x) बराबर x² + 5x + 3, जैसा कि ऊपर सीख चुके हैं, और जहां पर x बिलोंग्स टू a और fx बिलोंग्स टू सेट b। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसके बाद में बेटा आता है इक्वल फंक्शंस। भाई इक्वल फंक्शंस क्या है, मान लो एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है। बेटा अगर मैं तुमसे कहूं दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है, तो इक्वल तभी होंगे जबकि नंबर 1 दोनों की डोमेन बराबर हो, नंबर 2 दोनों की कोडोमेन बराबर हो, और नंबर 3 दोनों की रेंज बराबर हो। बच्चों अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग कह देंगे कि दोनों फंक्शन कैसे हैं बेटा, इक्वल फंक्शन है। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें। फिर बेटा मैं तुमसे अगर पूछूं कि नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए फार्मूला क्या है, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि किसी भी सेट का ऑर्डर जो है वो 5 है और दूसरे सेट का जो ऑर्डर है बी का वो 6 है।
तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए से बी कितने फंक्शन होंगे, तो बेटा इसमें सिंपली जो है वो वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कैसे कर सकते हो बेटा, इसमें देखो 5 एलिमेंट लिखे हैं सेट ए में, 1 2 3 4 5, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। तो जब पहला एलिमेंट जाएगा जुड़ने के लिए, तो उसके पास में 6 चॉइस होंगी, या इससे या इससे या इससे या इससे के लिए हो जाएगा। तो पहली एलिमेंट के जुड़ने की चॉइस 6, दूसरा भी 6, तीसरा भी 6, चौथा भी 6, पांचवा भी 6। तो 6 की पावर कितनी आ गई, 5। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है तो हमेशा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ पावर ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, ध्यान रहेगा, भूलोगे तो नहीं। मैं तुमसे कहूं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो पी है और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो क्यू है। मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, तो आप कहोगे क्यू की पावर पी। ठीक, मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए कितने होंगे, तो आप कहोगे पी की पावर क्यू। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम बी टू बी कितने होंगे, तो आप कहोगे क्यू की पावर क्यू। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए कितने होंगे, तो पी की पावर पी हो जाएगा। ठीक है ना, कोई इसमें कंफ्यूजन तो किसी को नहीं, बढ़िया समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी रियल वैल्यूड फंक्शंस। रियल वैल्यूड फंक्शंस बेटा क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और रियल वैल्यूड फंक्शंस को ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शंस, तो बेटा रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं कि एक ऐसी मशीन में जिसमें रियल वैल्यूज के इनपुट के ऊपर हम लोगों को आउटपुट में रियल वैल्यूज मिले। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जो हैं विल सेट टू बी रियल वैल्यूड फंक्शंस। मतलब इनपुट देने के ऊपर अगर वैल्यूज रियल है देन इट विल बी रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो बेटा इस चैप्टर में थ्रू आउट जहां भी हम लोग पढ़ेंगे वहां पर अगर ये डिफाइन नहीं हो रहा है या फंक्शन को डिस्क्राइब नहीं किया गया है तो मतलब हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शंस के ग्राफ किस तरीके से बनते हैं और किसी भी ग्राफ को देख के किसी फंक्शन की डोमेन या रेंज हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए जरा इस पे चर्चा करते हैं। तो जैसे मान लो बेटा सबसे पहले मैंने तुमको बताया कि ये तुम्हारा एक एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, अच्छा तो मैंने बताया भाई ये ऐसे ग्राफ बना दिया, ये तुम्हारी वैल्यू ए है और यहां पर ये वैल्यू बी हो गई, ये मान लो सी है और ये डी है। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर क्या करो कि किसी फंक्शन के ग्राफ को ऐसे मिलाओ, एंड पॉइंट को जहां जहां मिल रहा है ऐसे मिलाओ। अब जो इसको मैं जहां पे 2 पॉइंट मिले हैं अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये जो रेड कलर है मतलब ये एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज हैं ये बताएगी डोमेन ऑफ एफ। और अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं यहां पर और फिर यहां से मिला दूं तो ये जो वाई वैल्यूज आएंगी बेटा ये कहलाएंगी रेंज ऑफ एफ। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे मैं तुमसे कहूं एक कर्व तुम्हारे सामने बना हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 हो गया, ये मान लीजिए 6 है आपका, ये 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डोमेन क्या है तो डोमेन आप क्या कहोगे कि भाई अगर ऐसे मिलाया और उसको मैंने ऐसे मिलाया तो डोमेन मैंने क्या देखी, डोमेन देखी मैंने 1 से लेकर 4 तक की सारी वैल्यूज। तो इस ग्राफ की डोमेन क्या हो गई 1 से लेकर 4 तक। रेंज क्या होगी, तो रेंज के लिए मैंने बताया था कि दोनों एंड पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया। अब जरा देखो ये कितना आ रहा है, देखो बेटा ये पोर्शन ये मिला ना, तो रेंज ऑफ दी फंक्शन हो गई 2 से लेकर 6 तक। कोई दिक्कत तो नहीं है। जरा एक ग्राफ और देखो, जैसे तुम्हारे सामने ग्राफ बना हुआ है,
ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1, ये 3, ये 1 माइनस का और ये माइनस का 3। एक कर्व बना बेटा ऐसे, ये बना हुआ है। अब इस ग्राफ को देख के तुम्हें इसके डोमेन और रेंज निकालनी है। तो भाई जरा देखो, डोमेन की क्या करें, सबसे पहले मैंने कहा था इसको ऐसे मिला दो। थोड़ा फिगर पे ध्यान देना, ये -1 पे मिल रहा है और ये -2 पे ऑलरेडी मिला हुआ है। तो डोमेन बेटा क्या होगा, देखो ये जो मैं पोर्शन रेड कर दिया मैंने, ये क्या है, -2 से -1। दूसरा बेटा क्या होगा, देखो इसको से मिलाओगे, इसको से मिलाओगे, यहां से यहां तक। तो डोमेन क्या हो गई, -2 से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर 2 तक। रेंज क्या होती है, देखो इसको ऐसे मिला दिया हमने, ये 1 पे मिल रहा है और ये 0 पे मिल रहा है। इधर बेटा मिला है, ये भी इधर मिल रहा है और ये यहां तक मिल रहा है। तो फाइनली पोर्शन कौन सा बेटा लाल हो रहा है, ये पोर्शन देखो, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये बना रहा हूं। तो ये कहां से कहां तक मिला, 0 से लेकर 1 तक। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गई, 0 से 1। तो एक्स एक्सिस की पर जो इमेज बन रही है, मतलब ऐसे कह सकते हैं जो उसकी रिफ्लेक्शन से बन रहा है, मतलब उसके ऊपर जो पॉइंट मिल रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, वो उसकी डोमेन हो जाएगी। और वाई एक्सिस के ऊपर जो कर्व का पोर्शन अगर छाया दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, उसकी रेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो देखो बेटा, हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में। तो बेटा पहला जो फंक्शन है वो आपका है कांस्टेंट फंक्शन। बेटा कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, तो आप कहोगे इस तरीके का फंक्शन जो है ये फंक्शन कैसा होगा बेटा, कह दो सर आपने कोई फंक्शन तो बनाया नहीं। भाई ये फंक्शन देखो, ये बन गया। इस फंक्शन का नाम है एफ एक्स बराबर सी। सबसे पहले देखो ये फंक्शन है कि नहीं है, कहोगे फंक्शन है, क्यों, क्योंकि कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी जाएगी तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। और एक पॉइंट पे कट करने का मतलब हो गया ये एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात ये आ रही कि बेटा इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो डोमेन का मतलब देखो बेटा क्या होगा, ये माइनस इन्फिनेटिव है और ये तुम्हारा प्लस इन्फिनेटिव है। हमने इसके ऊपर ये देखो और ये देखो, तो ये बेटा कितना आ गया, देखो वैल्यूज, ये देखिए यहां तक आ गए। ये क्या हो गई, ऑल रियल वैल्यूज। तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो गई वो ऑल रियल वैल्यूज आ गई। और अगर मैं बात करूं y की, तो सिर्फ y पोर्शन कितना मिल रहा है बेटा, सिर्फ यही वैल्यू मिल रही है हर जगह पर। कहीं भी बात करोगे हर जगह y कितना बेटा, c के बराबर। तो मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज इट्स रेंज, तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो गई वो c हो गई, ठीक है बेटा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अबाउट द आइडेंटिटी फंक्शन। बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो बस सिंपल समझ लो। ये देखिए ऐसा फंक्शन, ये देखिए इस तरीके का, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करे, इसको हम लोग बोलते हैं एफ एक्स बराबर वाई बराबर एक्स। इस टाइप का जो फंक्शन बच्चों होगा वो फंक्शन कहलाएगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन। और इस फंक्शन की खास बात क्या होती है, इस फंक्शन की बात खास बात ये होती है कि जो भी इनपुट में दोगे वही आउटपुट मिलेगा। वो एक कहावत है ना बेटा कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो अगर तुम दो इसमें इनपुट दोगे तो भगवान तुमको दो ही देगा। मतलब ये जो मशीन है, ये मशीन क्या कर रही है, ये मशीन एक ऐसी मशीन है कि जैसा दो वैसा ही पाओ। मतलब इस मशीन में एफएस कैसा है, अगर आपने अल्फा दिया तो बाहर बीटा नहीं मिलेगा, अल्फा ही मिलेगा। आपने रामू इनपुट दे दिया तो ये मशीन बाहर रामू को ही फेंकेगी, किसी और को नहीं फेंकेगी। तो अगर मैं तुमसे कहूं इस फंक्शन का, अगर अगर आप ध्यान से देखिए, तो इस फंक्शन का मैं तुमसे पूछूं डोमेन और रेंज क्या है, तो आप देखिए ये माइनस इन्फिनेटिव है, ये प्लस इन्फिनेटिव है।
ये चलता चला जा रहा है। तो देखो अगर मैं इस पे इस तरीके से मिलाऊं और इसको इस तरीके से मिलाऊं तो क्या मिल रहा है, देखो ये पोर्शन मिल रहा है ना बेटा, ये पोर्शन देखो। तो डोमेन कितनी हो गई इसकी, डोमेन का मतलब एक्स वैल्यूज, तो ऑल ये वैल्यूज। एंड व्हाट इज इट्स रेंज, रेंज के लिए बेटा ये मिल रहा है देखो, ये देखो यहाँ चल रहा है, ऐसे चल रहा है पूरा ऊपर तक, ये चल रहा है ना। तो रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या हो गई, ऑल इन वैल्यूज। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें जरा सा भी, छोटा मोटा। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, ये फंक्शन बेटा कहलाता है एफ एक्स की, अगर ए की पावर एक्स के बराबर हो तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। इसका ग्राफ बेटा ऐसे या ऐसे बनता है। ये ग्राफ कब बनेगा, जबकि ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और ये ग्राफ कब बनेगा, जबकि ए की वैल्यू 1 से छोटी होगी। और ये जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है ये पॉइंट 0,1 है, मतलब ए की पावर 0,1 होती है ना। ध्यान रखना कि बेटा ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो भाई देखो यहां पर डोमेन क्या है बेटा, डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज। एंड रेंज क्या है बेटा, रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, ऊपर तक। तो रेंज हो जाएगी 0 से लेकर इन्फिनेटिव तक। और बच्चों 0 से इन्फिनेटिव को हम लोग आर प्लस भी कह देते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। जो ग्राफ शो हो रहा है ये ग्राफ ऑफ साइन एक्स है, इस ग्राफ को बेटा ध्यान रखो, और इस ग्राफ से कुछ हम लोगों को इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी, उन इंफॉर्मेशन को हम लोग अपने यूज में लाएंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले ये जो ग्राफ बना हुआ है, आप देख रहे हो कि ये 0 से स्टार्ट होकर पहले 1 तक जा रहा है, 1 से गिर के -1 तक जा रहा है, फिर 2 पाई तक जा रहा है, और फिर अगेन उसके बाद में वो वैसा ही जैसा पहले था कर्व वैसा ही बनता चला जा रहा है। तो अगर इस ग्राफ को देखोगे, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस ग्राफ को देख के मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि व्हाट इज इट्स डोमेन, तो डोमेन ऑफ साइन एक्स कितना है, डोमेन ऑफ साइन एक्स। तो आप कह रहे हो कि कोई भी रियल वैल्यूज जो है रखने पर हमें पोर्शन ऑफ द कर्व मिल रहा है, देखो आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पे। अब जा देखो बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स, तो रेंज का मतलब मैंने बताया था बेटा वाई वैल्यूज का कलेक्शन। देखो यहां से लेकर यहीं तक की तो वाई वैल्यूज मिल रही, देखो ये नीचे तक है, ये पोर्शन। इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि वाई एक्सिस पर कहां तक मिल रहा है, तो वाई एक्सिस पर यहां तक मिल रहा है, मतलब -1 से लेकर 1 तक। तो -1 से लेकर 1 तक की वैल्यूज जो है वो रेंज ऑफ साइन एक्स बता रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी ना। अच्छा बेटा अगर मैं तुमसे बात करूं यहीं पर कॉस एक्स ग्राफ के बारे में, तो कॉस एक्स ग्राफ जो है वो इस जगह से स्टार्ट होगा, यूं जाते जाते यूं जाते जाते इस तरीके से, ठीक। तो देखो इसका डोमेन भी बेटा क्या इधर ही पीछे चलेगा ऐसे, एंड सो। तो देखो बेटा ये जो दूसरा ग्राफ मैंने यहाँ पर लाइट ब्लू पेन से बनाया हुआ है, ये cos x ग्राफ है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द डोमेन ऑफ cos x, तो अगेन यू विल से कि इट विल सेम एज द डोमेन ऑफ sin x। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ cos x, तो इट विल बी सेम एज रेंज ऑफ sin x, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर ये बात ध्यान रखना कि डोमेन ऑफ sin x क्या है, ऑल रियल वैल्यूज, रेंज ऑफ sin x -1 से +1, डोमेन ऑफ cos x कितना है, ऑल रियल वैल्यूज, रेंज ऑफ cos x कितना है, -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। देखो बेटा ये ग्राफ तुम्हारा अगला जो तुम्हारी स्क्रीन पर बना हुआ है, ये ग्राफ ऑफ tan x है, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। देखो बेटा इसमें ग्राफ ऑफ tan x जो बना हुआ है,
वो आप देख रहे हो, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। ये मैंने एक पीरियड पूरा जो 2 पाई तक है, 0 से 2 पाई तक का बनाया है मैंने। तो जरा इसमें देखो क्या हो रहा है कि 0 से लेकर π/2 तक में कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन π/2 पे tan की वैल्यू कोई नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर मैं तुमसे कहूं fx बराबर tan x है, तो बेटा tan x को हम लोग sin x अपॉन cos x ले सकते हैं। तो जहां जहां cos x की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, वहां वहां पे tan x डिफाइन नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि tan डिफाइन कहां कहां है, तो कहोगे हर रियल वैल्यूज के लिए, लेकिन वहां पे नहीं जहां पे cos x की वैल्यू 0 होती है। और बच्चों ये बताओ कि cos x की वैल्यू 0 कहां होती है, तो आप कहोगे जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं, वहां पर आपका tan जो है वो डिफाइन नहीं होगा। तो देखो कहां पे नहीं हो रहा, π/2 पे, 3π/2 पे, आगे चलोगे 5π, 7π या नेगेटिव π/2, सब पे डिफाइन नहीं होगा। तो इस ग्राफ को देख के तुम्हें जो डोमेन दिखाई पड़ रही है, तो आप कहोगे जो डोमेन ऑफ tan x है वो भी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n+1 π/2, जहां पर n कोई इंटीजर है। और रेंज क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे रेंज जो है वो आप देख रहे हो कि नीचे ये माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक अगर हम कर्व का पोर्शन को देखें, भाई कहां से कहां तक मूव कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि हर एक वैल्यू जो है, जो अगर आप ऐसे देखिए ना, इसके ऊपर मैं एक लहरा दूं, ये देखिए, तो आप देखोगे कि ये पूरी पूरी वैल्यूज नीचे से लेकर ऊपर तक हमें मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि जो रेंज ऑफ tan x होगी वो आपकी ऑल और रियल वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह बेटा अगर मैं तुमसे कहूं अबाउट दी cot x, तो cot x जो होगा उसका कर्व जो है इस तरीके का बनता है कि जहां पर ये 0 है वहां पर ये इंफिनिटिव होगा, और जहां पर ये इंफिनिटिव है वहां पे ये 0 होगा। तो देखो बेटा ये जो कर्व बना हुआ है तुम्हारा, ये बन रहा है कर्व, दिस इज द कर्व ऑफ cot x। तो बेटा cot x के अगर बारे में बात करें आपसे हम, तो cot x का डोमेन जो होगा वो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट n पाई होगा। n पाई का मतलब उन वैल्यूज को हम हटा देंगे जो पाई की इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई या नेगेटिव में यही वैल्यूज। एंड रेंज विल बी सेम एज tan x, माने ऑल रियल वैल्यूज। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। बट अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी ग्राफ ऑफ sec x एंड cosec x एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो ये आपके सामने जो ग्राफ बना हुआ है वो कोसेक का ग्राफ बना हुआ है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑफ साइन एक्स। देखो बेटा यहाँ पे जो साइन कर्व बना हुआ है, ये देखिए जो ब्लैक पार्ट से है, इसको मैं इस तरीके से दूसरा कलर ले लूं, ये देखिए, तो जहां जहां पे साइन जैसा बना हुआ है इसका जस्ट अपोजिट ग्राफ कोसेक का होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि साइन फंक्शन और कॉसेक फंक्शन आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो देखो बेटा जरा मैं यहां बात करूं, ये 0 है, तो 0 से π/2 पर देखो साइन का कर्व इस तरह बढ़ रहा है, तो कॉसेक बेटा क्या होगा, कॉसेक कर्व नीचे की ओर गिरने लगेगा इस तरीके से। ठीक है, मतलब जहां पे ये 0 है साइन, वहां पे कॉसेक कैसा हो जाएगा, इन्फिनेटिव। जहां पे 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, और फिर 0, फिर ये इन्फिनेटिव। मतलब 0 से π/2 तक कॉसेक का कर्व डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर पाई के ऊपर साइन पाई 0 होता है तो वहां कॉसेक डिफाइन नहीं होगा, छोड़ देगा, फिर पाई के बाद स्टार्ट होगा, और इस तरीके से आप ऊपर की ओर जो कर्व बना हुआ है, ये देखिए ये जो कर्व बना हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें तुम देख रहे हो कि जो कॉसेक का कर्व है
अगर मैं तुमसे इससे पूछूं कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ, तो कहोगे ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वो वैल्यूज जहां पे साइन जीरो होता है। तो साइन जीरो होता है बेटा एन पर, और एन क्या है, एन कोई इंटीजर है। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द रेंज ऑफ cosec x, तो आप कहोगे ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से लेकर +1 तक। देखो बेटा ये जो पोर्शन में जहां पे थे ऐसे ये डैश लाइन बना रहा हूं, डैश वाली लाइन, ये देखो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये देखिए, आपने देखा तो ये जो पोर्शन है बेटा, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में कोई भी वैल्यू कॉसेक की नहीं मिल रही है, सिर्फ यहां पे मिल रही है 1 और -1। तो रेंज ऑफ कॉसेक इसका हो गई ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से +1। तो बच्चों आप इसको ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि कॉसेक एक्स की रेंज क्या होगी, तो कहोगे कॉसेक एक्स हमेशा जो है वो माइनस इन्फिनेटिव से, मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं कॉसेक एक्स जो है ये बिलोंग करता है माइनस इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक। बच्चों बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और सेम टू सेम ग्राफ होता है कॉसेक की तरह ही सेक का, जैसे कि सेक का ग्राफ बनता है, कॉस ग्राफ बनता है, उसके रेसिप्रोकल ग्राफ जो होगा वो सेक एक्स का होगा। तो बेटा अगर मैं तुमसे कहूं कि सेक एक्स ग्राफ कैसा है, देखो बेटा इसमें ये जो ग्राफ बना हुआ है ये थोड़ा सा वैल्यूज जो है ये सही नहीं दी हुई है, इनको मैं ऐसे वो कर दे रहा हूं, ठीक है? ये वैल्यूज पर मत जाओ, ध्यान दो। मैं रुकी दूसरा ग्राफ इसमें इस्तेमाल करता हूं। देखो बेटा ये ग्राफ मैं बना देता हूं, ये तुम्हारी स्क्रीन पर है, ये 0, ये π/2, ये पाई, 3π/2, 2π, ये आपका -π/2, -π, -3π/2। तो देखो बेटा जहां पर कॉस का कर्व बना हुआ है, मैं कॉस के कर्व पे इस तरीके से लाइन बना दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई पड़े कि कॉस के कर्व से सेक का कर्व किस तरीके से बनाया गया है। देखो बेटा आप देख सकते हो कि जहां पर ये कॉस कर्व जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, जस्ट इसका अपोजिट रोल होगा किसका, सेक का। तो देखो बेटा ये कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0,1 से, और कहां तक जा रहा है, देखो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसे इधर बेटा क्या हो रहा है, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक। 1 से स्टार्ट होगा या -1 से स्टार्ट होगा। तो फाइनली अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ सेक एक्स, तो कहोगे सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। एंड व्हाट इज द डोमेन ऑफ, सॉरी रेंज ऑफ सेक एक्स कितना होगा, तो वही रहेगा कहां से कहां तक बेटा, ऑल रियल वैल्यूज -1 से लेकर 1 तक छोड़ के। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो सेक एक्स है वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि रेंज ऑफ सेक एक्स और रेंज ऑफ कॉसेक एक्स दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों इसमें? तो अभी हम लोगों ने ग्राफ देख के ये जान लिया है कि किस तरीके से किसी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन रेंज कैसे पता करते हैं, ठीक है? देखो बच्चों ये जो ग्राफ तुम्हारे सामने बना हुआ है
ये ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ एक्चुअल में बेटा y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स, दोनों की x एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेके पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ग्राफ मिलता है वो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन होता है। इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, ये फंक्शन जो है एफ एक्स, इसको डिनोट करते हैं मॉडुलस एक्स से। और इसका काम क्या होता है, ये फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है बेटा कि अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू दो तो भी पॉजिटिव मिलेगी और पॉजिटिव वैल्यू दो तो भी पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है। अच्छा, तो एक बात ध्यान रखो बेटा इसमें कि मॉड एक्स जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करता है। तो बेटा अगर देखो जो डार्क लाइन बनी हुई है ऊपर की ओर, ये और ये बेटा पोर्शन शामिल नहीं होता है, मैं इसे कट कर दे रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया था। तो देखो बेटा यहां पर मैं तुमसे पूछूं कि भाई इस ग्राफ का डोमेन क्या है, तो आपने कहा कि डोमेन ऑफ जो मॉड एक्स होता है वो ऑल रियल वैल्यूज होता है। कोई भी रियल वैल्यू यहां पे रखेंगे वी विल हैव द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बेटा लेकिन मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज इट्स रेंज, रेंज ऑफ मॉड एक्स, तो कहोगे ये यहां से स्टार्ट कर रहा है। देखो ये जो पॉइंट है बेटा यहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे जा रहा है, ऊपर प्लस इन्फिनेटिव तक। ठीक है ना, तो इसकी रेंज जो होगी वो 0 से लेकर इन्फिनेटिव तक होगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो बेटा अगर ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन आ गया है समझ में, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी न्यू ग्राफ जिसका नाम है, मैं ये लिखे दे रहा हूं इसको कट करके, सिग्नम फंक्शन। बेटा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, तो आइए जरा बात करते हैं इससे। इसको थोड़ा मैं साफ कर दे रहा हूं जैसे कि इस ग्राफ को दोबारा एक्सिस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस दोबारा ना बनानी पड़े। ठीक है, बेटा तुम्हारी ओरिजिन हो गई। जो सिग्नम फंक्शन होता है इसकी परिभाषा होती है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 वेन एवर एक्स इज पॉजिटिव, 0 वेन एवर एक्स इज इक्वल टू 0 और -1 वेन एवर एक्स इज लेस देन 0। तो देखो बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉड एक्स। ये फंक्शन जो बना हुआ है दिस फंक्शन इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। तो बेटा इसकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, इसका ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं, उसको देखो बेटा। ये तुम्हारा +1 है और अगर मैं इसे ग्राफ बनाऊंगा तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एक वैल्यू यहां मिलती है, ये -1 है आपका, एक वैल्यू आपकी यहां मिलती है। तो बेटा आपने क्या देखा कि इस ग्राफ में 0 भी एक्स में शामिल है और सारी वैल्यूज इधर जा रही हैं और सारी वैल्यू इधर वाली भी मिल रही है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि डोमेन जो है इस सिग्नम फंक्शन का ऑल रियल वैल्यू है। और रेंज ऑफ द फंक्शन बेटा क्या है, तो आप रेंज कहोगे कि -1, 0 और 1, मतलब सिर्फ 3 वैल्यूज मिल रही हैं, -1, 0 और 1। तो बेटा -1 कब मिलेगी, तो आप कहोगे -1 तब मिलेगी जबकि x की वैल्यू नेगेटिव है। 0 कब मिलेगी, जब x की वैल्यू 0 होगी। और 1 कब मिलेगी, जब आप कहेंगे x की वैल्यू 0 से बड़ी है। बेटा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नए ग्राफ के बारे में जिसका नाम है ग्राफ ऑफ
यूनिट स्टेप फंक्शन या जिसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो आइए देखते हैं जरा सा। बेटा सबसे पहले एक बात यूज हो रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि हर इंटीजर के पास अगर हम बात करें तो इंटीजर एक बढ़ जाएगा आगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई नहीं होता है। लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं बेटा, देखो कि एक तुम्हारे लिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब बेटा क्या होता है, सबसे पहले समझो इस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर एफ एक्स इक्वल्स टू, ये बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिख देते हैं, तो ये कहलाता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब होता क्या बेटा, सबसे पहले समझो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2.9 लिखा हुआ है, तो जरा अगर नंबर लाइन बनाओ बेटा, तो नंबर लाइन के ऊपर अगर नंबर लाइन में बनाओ इस तरीके की, तो 2.9 यहां पर है। 2.9 से पहले कितने इंटीजर आ रहे हैं, तो आप कहोगे इनफाइनाइट इंटीजर आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं, जैसे 2 आ रहा है, 1 0 -1, ऐसे देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इंटीजर्स। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे इंटीजर्स जो 2.9 से जस्ट पहले हैं, इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो आप कहोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 2 है। तो 2.9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। जैसे मैं तुमसे कहूं 3.9999 ढेर बार लिखा हुआ है, मैं तुमसे पूछूं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, 3। क्यों, क्योंकि 3.9 से पहले क्या होगा, ये 3.9 है, तो 3.999 यहाँ पे है, तो इससे पहले 3 आएगा, 2 1 0 बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन है इसमें, 3। तो 3.999 में 3 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है। अच्छा अब ये बात बेटा अगर मान लो नेगेटिव में बोलता, मैं तुमसे कहता नेगेटिव में -3.49 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो बेटा माइनस में अगर मैं लाइन पे नंबर लाइन बनाऊं और नंबर लाइन के ऊपर मैं ये लिख दूं, ये देखिए ये हमने बनाया -3.49, तो बेटा इसके बगल में क्या आएगा, -4, फिर -5 और यहां पर -इंफिनिटी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं -3.49 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा -4। ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज में ये जो वैल्यू दी होती है इसमें एक और घटा दीजिए, तो -3 में से -1 कितना बचा, -4, तो -4 इसका आंसर होगा। जबकि ये वैल्यू अगर 3.49 लिखी होती तो इसका जितना इंटीग्रल पार्ट है वही उसका आंसर होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो बेटा ग्राफ कैसे होता है, तो आइए मैं दिखाता हूं आपको। बच्चों ये ग्राफ जो आपके स्क्रीन पे बना हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ये ग्राफ किसका है बेटा, ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का। देखो इसको समझो कैसे, मैंने कहा एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू ले ली जाएगी, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, जो ये डार्क गोला बना हुआ है, ये गोला बना हुआ है वाई वैल्यूज का, तो ये कितनी होगी बेटा 0। अब मान लो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 2 नहीं ली, 2 के अलावा 1 से लेकर 2 तक कोई वैल्यू ले ली, तो y कितना मिल रहा है बेटा, यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो देखो इस तरीके से अगर आप ग्राफ देखोगे तो 2 से लेकर 3 तक के बीच में ग्राफ कैसा मिल रहा है, आपको 2 मिल रहा है ना। ठीक है, निगेटिव पे आ जाओ बेटा, अगर हम x की वैल्यू 0 और -1 तक लेते हैं, 0 छोड़ के, तो आंसर बेटा कितना है, आप देख रहे हो -1 के ऊपर डार्क गोला बना हुआ है, ये दिखा रहा है कि y की वैल्यू, इसलिए -2 मिलेगी अगर हम x की वैल्यू जो है -1 से -2 ले लें, लेकिन -1 ना लें। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे जितने भी ये ग्राफ बना हुआ है, ये सबकी ऊंचाई कितनी है, 1 यूनिट।
ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो समटाइम दिस ग्राफ इज आल्सो नोन एज ग्राफ ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, तो बेटा इसमें देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस ग्राफ को देख के डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी, कौन सा फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप कहोगे इसके डोमेन में जो मर्जी आए इसमें रख दो। लेकिन रेंज क्या हो रही बेटा? तो आप देख रहे हो कि इसके आउटपुट में हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही मिल रही है, मतलब इंटीग्रल वैल्यूज इसकी रेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जैसे मैं तुमसे कहूं कि कुछ भी वैल्यू रखी, तुमने क्या रखा था? 2.3 रखा था, तुम्हें आंसर क्या मिल रहा था? 2 मिल रहा था। मतलब ये एक ऐसी मशीन है जो इनपुट कुछ भी दे दो लेकिन आउटपुट हमेशा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। इसको ध्यान रखना बेटा। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अपनी बात को फिर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अब अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। बेटा यहाँ पे अलजेब्रा का मतलब क्या है? अलजेब्रा का मतलब यहां पर रियल फंक्शंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर और डिवीजन से है। तो बेटा सब एडिशन सिंपल वैसा ही होगा जैसे मान लो एफ एक्स जो दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और जी एक्स 3x+2 दिया है, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। डिफरेंस क्या होगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-2। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब सिंपल तरीके से बेटा अगर मैं तुमसे कहूं कि इनका एफ एक्स पता है तो हमें 3f(x) निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3f(x) मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं तुमसे कहूं कि एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना हो जाएगा? तो सिंपली एक्स स्क्वायर इंटू में 3x+2, ये कितना आ जाएगा? 3x³ प्लस 2x²। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? फिर देखो बेटा यहां पर जैसे मैं तुमसे बात कहूं एफ एक्स अपॉन जी एक्स के बारे में, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 3x+2। ठीक है, और बेटा ये डिफाइन कब होगा इनका डिवीजन? तो डिफाइन तभी होगा जबकि 3x+2 की वैल्यू 0 नहीं होगी। अदरवाइज डिवीजन ऑफ टू फंक्शन जो है 3x+2 अगर 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। ये बात तो समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? देखो बेटा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसे सपोज करिए आपसे कह दिया जाए कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है 4x+3 से। ठीक है, तो आपको ये एकदम क्लियर है बात कि एक लीनियर फंक्शन है, इसकी डोमेन और रेंज दोनों ही ऑल रियल वैल्यूज होंगे। ठीक है ना? अब सवाल ये उठ रहा है आपसे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि f2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब हुआ भाई जहां पर x है वहां पर आप 2 लिख दीजिए। मतलब इनपुट में पहले x मिल रहा था तो आंसर मिल रहा था, जो आउटपुट था वो 4x+3 था। नाउ यू आर गिविंग द इनपुट एज 2, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा 11। अब जैसे मैं तुमसे कहूं f ऑफ 1/3 कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? 4 इंटू 1/3 प्लस 3, मतलब कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9/3 मतलब 13/3। अच्छा बेटा अगर मैं तुमसे कह दूं कि प्लीज फाइंड दी वैल्यू f 1/x, तो बेटा 1/x कितना हो जाएगा? तो जो फंक्शन की डेफिनेशन क्या दी थी? फंक्शन की डेफिनेशन दी थी 4x, तो आप x को रिप्लेस कर दोगे 1/x से, तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस
3x अपॉन x आंसर आ जाएगा। मैं तुमसे कहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, तो इसका मतलब क्या हो गया 4। नाउ वी विल पुट 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इन द प्लेस ऑफ x। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4 प्लस 4x प्लस 3 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस x। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 7 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। अब जैसे मैं तुमसे कहूं इसमें ही कि फाइंड दी प्री इमेज ऑफ -3। तो बेटा प्री इमेज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। मैंने पहले बताया था प्री इमेज कभी पूछा जाए तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों से x पूछा जा रहा है। तो देखो तुमसे क्या दिया है, तुम्हें 4x प्लस 3 की वैल्यू -3 दी है। इसका मतलब बेटा x कितना आ जाएगा, -3 अपॉन 4, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी -6 अपॉन 4। इसे -3/2 भी कह सकते हैं। तो प्री इमेज ऑफ -3 कितनी है, तो कहोगे -3/2 इज द प्री इमेज ऑफ -3। ये बात समझ में आ गई आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा अब देखो जैसे मैं तुमसे कह दूं फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो जब बेटा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो आपको क्लियर बात पता है कि इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल वैल्यूज होगी। क्यों, क्योंकि बेटा ये दो फंक्शन अलग अलग डिवीजन है। तो डिवीजन वाले फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इसका डोमेन और इसका डोमेन, मान लो ये ऊपर वाले को f मान लो, नीचे वाले को g मान लो। तो डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g का जो इंटरसेक्शन होगा वो डिवीजन वाले फंक्शन का डोमेन होता है। और एक बात ध्यान रखना, माइनस इसमें जो फंक्शन gx दिया है वो हटा देना चाहिए। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो आप कहोगे ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जहां पर x माइनस 1 0 हो जाए, मतलब हो गया r माइनस 1 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा देखो बेटा अब मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा सवाल तुम्हारा है fx इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बेटा इसकी डोमेन क्या होगा, तो क्लियरली इसका डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की वैल्यू 0 हो जाए। तो ऑल रियल वैल्यूज बेटा जो फैक्टराइज कर लो, तो x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो फाइनली कितना आ जाएगा भाई, तो आप कहोगे फाइनली जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -3 एंड -2। समझ में आ गया आपको भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है आपका fx इज इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 4। तो आपसे पूछा जाए इसकी डोमेन क्या होगी, तो भाई डोमेन होने के लिए मैंने कहा था कि ये रियल वैल्यू फंक्शन है, तो इसमें x की वही वैल्यू एक्सेप्टेबल है जिनको रखने पर ये पूरे का पूरा टर्म जो हो कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो या 0 हो। तो फॉर द डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, 5x माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 अपॉन 5 देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन कितनी हो गई, तो आप कहोगे 4 अपॉन 5 से लेकर इंफिनिटी तक की वैल्यूज जो है इसकी डोमेन हो गई। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ लेकिन अगर क्वेश्चन मान लो बदल जाए बेटा, क्वेश्चन हो जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा है, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी तुम्हारी
तो आप कहोगे इसकी डोमेन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी दी हुई है, तो अगर कोई बच्चा ऐसे कर देता है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, मतलब कोई कह दे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ये गलत हो जाएगा। तो अब एक बात आ रही है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, इसका तरीका ये होता है कि इसके लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, इसको फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज करके आ जाएगा x प्लस 3, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, तो आप कहोगे x बराबर -3 और x बराबर 3। अभी क्या करना है, अभी नंबर लाइन बनानी है और नंबर लाइन के ऊपर ये -3 और +3 बना लिया, वेविकर बना दिया, यहां लिखा प्लस, यहां लिखा माइनस, यहां लिखा प्लस। ठीक है, तो जहां पर हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लिखी थी, वो बेटा पार्ट क्या था, वो पार्ट हमें दिखाना था कि x प्लस 3 जो है, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब विच पार्ट विल बी टेकन, तो कहोगे ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से -3 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनेटिव तक। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया बेटा, ये जो x की वैल्यू निकली है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि x की वैल्यूज का कलेक्शन क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो गया, ये जो आंसर तुम्हारा लिखा हुआ है, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। बात समझ में आ गई आपको। मैं बात को फिर अपनी आगे बढ़ाने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाता अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होता। अब मैं इस फंक्शन डोमेन निकालने तो क्या करोगे भाई, तो सिंपली बात है कि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या 0 के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, मैंने बेटा एक बात ये भी बताई थी कि अगर इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो तो हमेशा ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि भाई इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर -16 कर सकते हो, x प्लस 4 और x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अगेन क्या करना है बेटा, अगेन वही काम, कौन सा, कि इसको दोबारा से नंबर लाइन बनानी है, बना दी। यहां पे क्या लिखा बेटा, -4, फिर यहां पे क्या लिखा, +4। फिर बना दो बेटा कर्व एक, इसे वे भी कर्व कहते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। कौन सा पार्ट बेटा हमें लेना है, तो आपने कहा कि नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कौन सा बच्चों, यही पार्ट तो नेगेटिव पार्ट है। तो क्या करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो गई वो -4 से लेकर +4 हो गई। ठीक है, समझ में आ रही बात आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो किसी को इसमें नहीं है। अब जरा देखो बेटा, हम लोग आगे फिर बढ़ने जा रहे हैं और तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए f(x) बराबर 1 में अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होता, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होती। देखो भाई, इसके लिए क्या है कि सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बेटा क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लगेगा बेटा,
इसको हम लोग खाली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये लेस देन 0, क्योंकि अभी मैंने पहले बोला कि 0 नहीं होगा। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, x+5 x-5 इज लेस देन 0। अभी क्या करना बेटा, नंबर नहीं बना दे रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ लिखा -5, यहाँ लिखा +5, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। बेटा कौन सी वैल्यूज कंसीडर करनी है, नेगेटिव वैल्यू। तो आंसर क्या जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो आपकी हो गई -5 ओपन ब्रैकेट में टू 5। ठीक है, तो ये डोमेन समझ में आ गया बेटा, आपको कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखिए अगर मैं बात करूं f(x) बराबर sin x +3 cos x लिखा हुआ है, वी नीड टू फाइंड इट्स डोमेन। तो डोमेन बेटा क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि अगर दो फंक्शन आपस में जुड़े होते हैं तो दोनों ही फंक्शन का डोमेन जो है वो दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है बेटा, आर, इसका डोमेन भी आर। तो आर का आर से इंटरसेक्शन कितना हो गया, आर। तो फाइंड द डोमेन ऑफ साइन एक्स प्लस 3 कॉस से कितना हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज। लेकिन मैं तुमसे कहूं अगर एफ एक्स बराबर लिखा है, साइन एक्स लिखा हुआ है और दूसरा फंक्शन जो साथ में जुड़ा हुआ है रूट एक्स लिखा हुआ है, नाउ वी नीड टू फाइंड इट्स डोमेन। तो वह डोमेन कैसे निकाली जाएगी इस फंक्शन की, तो आप क्या कहोगे, साइन एक्स की डोमेन और अंडर रूट एक्स की डोमेन। तो साइन एक्स की डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ साइन एक्स ऑल रियल वैल्यूज, डोमेन ऑफ अंडर रूट एक्स कितनी होती है, पॉजिटिव रियल वैल्यूज। तो देखो बेटा जब आर और आर प्लस का यूनियन लेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन लेंगे, तो आर और आर प्लस का इंटरसेक्शन कितना होगा, आर प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स जो है वो क्या हो गई, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, तो देखो बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अब अबाउट दी रेंज। रेंज हम लोगों ने ग्राफिकली सीख ली थी, अब बात आ रही है कि अगर कुछ ऐसे फंक्शन आ जाए जिनके ग्राफ से हम लोग रेंज निकालना पाने में कैपेबल ना हो, तो उन फंक्शन की रेंज को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन है 3-4x एक फंक्शन लिखा है, इसकी रेंज निकालनी है और x की वैल्यू क्या दी हुई है, नेगेटिव दी हुई है। अब देखो मतलब इनपुट में हम बेटा कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, वी आर गिविंग दी नेगेटिव वैल्यूज ओनली। तो देखो भाई सबसे पहले क्या दिया है, इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने का मतलब इस पूरा पूरा एक्सप्रेशन क्या वैल्यू दे रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो तुम्हें गिवन क्या है कि x लेस देन 0 है, इसका मतलब -4x क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, पता है ना। अब क्या चाहिए, हमें 3 चाहिए, जोड़ दो बेटा, 3 - 4x कितना आ जाएगा, ये क्या होगा तुम्हारा y हो गया ना। तो fx की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 3। तो देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गई, ओपन ब्रैकेट में 3 से लेकर इंफिनिटी तक। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा इजीली। बेटा अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम में fx की जो वैल्यू है वो 1/3 + 4x दिया हुआ है और क्वेश्चन में x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 लिखा है। अब देखो बेटा इस फंक्शन की हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, मतलब रेंज का मतलब हमें fx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
भाई कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो आप क्या कहोगे कि सिंस x इज मोर देन आर इक्वल टू 5, इसका मतलब बेटा 1/x क्या हो जाएगा? 1/x 1/5 से छोटा या बड़ा बराबर हो जाएगा, है ना? लेकिन क्या इससे तुमको करने से कुछ फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? ये काम हम तभी कर सकते थे कि जब ये 3+4x ऊपर लिखा होता है, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये चीज नीचे लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन जो ये बना हुआ है 3+4x, इसकी हेल्प से बनाएंगे, उसके बाद में ये काम करेंगे। इसका मतलब ये स्टेप करना जो है बेटा गलत हो गया। अब क्या करना चाहिए? तो देखो x इज मोर देन आर इक्वल टू 5 है, इसका मतलब 4x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, मतलब मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3+4x चाहिए तो 3 जोड़ दो दोनों तरफ, तो 3+4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 23। अब जो ये स्टेप हम लोग करने वाले थे बच्चों, वो स्टेप कर लिया जाए। अब कितना आ जाएगा? तो अब लिखोगे 1/3+4x इज लेस देन इक्वल टू 1/23। तो देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ गई? रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर 1/23 तक वैल्यूज आ गई। ठीक है ना? आसान क्वेश्चन लग रहा है तुम लोगों को? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं fx की वैल्यू दी है 3 sin x -2, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। तो बच्चों इस फंक्शन की डोमेन किस तरीके से निकाली जा सकती है? तो सिंपली देखो बेटा, आपको पता है अभी मैंने सबसे पहले ग्राफ बताया था कि साइन एक्स की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करती है। बेटा हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 3 sin x। तो क्या करना चाहिए? इस पूरे एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 लेस देन आर इक्वल टू 3 sin x लेस देन आर इक्वल टू 3। ठीक है? फिर क्या चाहिए? -2, तो -2 कर दो बेटा, तो -3 -2 लेस देन आर इक्वल टू 3 sin x -2 लेस देन आर इक्वल टू 3 -2। अभी क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा -5 लेस देन आर इक्वल टू fx लेस देन आर इक्वल टू 1। तो देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी? तो आप लोग कहोगे रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगी -5 से लेकर 1 तक की वैल्यूज इस फंक्शन की लाई करेंगी। ठीक है ना? अब देखो बेटा, मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं बात को। अगर क्वेश्चन ये लिखा होता fx बराबर √3 sin x प्लस cos x, हमें इस फंक्शन की डोमेन और रेंज पता करनी है। तो डोमेन तो हम लोग पहले ही पता कर चुके हैं कि इसकी फंक्शन की डोमेन जो होगी वो ऑल रियल वैल्यूज होगी, बिकॉज sin x और cos x दोनों ही की डोमेन जो है वो ऑल रियल वैल्यूज होती है। अच्छा, अब देखो रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने का तरीका बेटा क्या है? इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। मैं क्या करने जा रहा हूं कि sin x और cos x के कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करके उसका अंडर रूट करने के बाद में डिवाइड कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा √3 लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, मैंने 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो क्या करने जा रहे हैं, √3 का स्क्वायर कितना हो गया और 1 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का अंडर रूट 2, मतलब √4 मतलब 2 से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। चलो भाई देखो क्या होने जा रहा है। आपने क्या किया, यहां पर 2 बाहर लिख दिया, ये हो जाएगा sin x इंटू √3/2 प्लस cos x इंटू 1/2। बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sin x
cos पाई बाई 6, क्योंकि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना, प्लस cos x इंटू साइन पाई बाई 6। ठीक है, अब जरा देखिए, ये पूरा फार्मूला दिखाई पड़ रहा है ना बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला किसका हो गया? साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी फार्मूला हो गया, तो ये हमारे सामने वैल्यूज आ गई। अब देखो बेटा, इसकी रेंज निकालनी है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या करेगी? -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, मानते हो ना? और हमें चाहिए बेटा कितना? 2। तो फाइनली क्या करोगे? फाइनली आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इनइक्वलिटी को, तो -2 लेस देन आर इक्वल टू 2 साइन x प्लस पाई बाई 6 लेस देन आर इक्वल टू 2। ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो गया fx। तो fx की वैल्यू क्या आ गई बेटा? fx जो है वो -2 से +2 लाई कर रहा है, तो देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गई भाई? तो आप कहोगे -2 से लेकर +2 तक की जो वैल्यूज हैं, ये हम लोगों को रेंज दे रही हैं किसकी? साइन फंक्शन की, जो गिवन फंक्शन है साइन ना बोल के। तो बेटा देखो, एक यहाँ पे नोट लिख दे रहे हैं, और इस नोट का मतलब रुपया मत समझिएगा आप लोग। ये नोट कह रहा है कि अगर कभी fx की वैल्यू a साइन x प्लस b cos x दी हुई हो, तो इसकी डोमेन जो है वो तो ऑल रियल वैल्यूज होगी, लेकिन रेंज जो है वो हमेशा -√a² प्लस b², कॉमा √a² प्लस b² के बीच में, और इसको इंक्लूड करके लाई करेगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बेटा हम लोग डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए एनडीए एग्जाम में या किसी अन्य एग्जामिनेशन में, तो आप बिना किसी संकोच के इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि 3 साइन x -4 cos x की रेंज बताओ, तो आप क्या कहोगे? सीधे माइनस में √9 + 16 और √9 + 16, दैट इज -5 से लेकर +5 तक की फंक्शन की रेंज रहेगी। ठीक है ना? बात समझ में आ गई आपको? सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटे, अब हम उन क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन फंक्शन की डोमेन स्पेसिफाइड नहीं होगी और हमको डोमेन निकालनी है। जैसे क्वेश्चन लिखा है fx की वैल्यू दी है x² प्लस 3x प्लस 2, इसकी हमें रेंज निकालनी है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देख के किस तरीके से इसकी रेंज निकाली जाए, और जरा देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, मैंने क्या किया कि इस फंक्शन की डोमेन जो हमने देखी वो ऑल रियल वैल्यूज है। ठीक है ना? अच्छा, अब रेंज कैसे निकाला जाए? तो रेंज निकालने के लिए तरीका बेटा ये है कि इसको तुम लोग y मान लो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? x² प्लस 3x प्लस 2 आ गई। इसका मतलब बेटा क्या हो गया? इसको लिख सकते हो x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस y बराबर 0। बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इंडेक्स है ना? जब क्वाड्रेटिक इंडेक्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो कैसा होगा? तो आप कहोगे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया? b² -4a, c कितना है? 2 - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा भाई? 9 -16 प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4y माइनस 9 में से 16 जाएगा
बचेगा -7। मतलब क्या आ गया बेटा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/4 आ गया। और 7/4 आने का मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन की जो रेंज है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे 7/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा इस क्वेश्चन को ये भी पूछ सकते थे कि लीस्ट वैल्यू ऑफ, जैसे क्वेश्चन कहा था तुम्हारे सामने, क्वेश्चन दिया था x², क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन लिखा था x² + 3x + 2। इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो आप कह दोगे इसकी लीस्ट वैल्यू जो है वो 7/4 होगी। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मान लो बेटा क्वेश्चन तुम्हारे सामने दूसरा आ जाए, दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाए, मान लो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का है कि f(x) बराबर 3x + 4 अपॉन 3x - 4। हमें इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन तो पता है बेटा क्या होगी, डोमेन होगी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 4/3। ये समझ में आ गया। रेंज कैसे निकालते थे, y मान लिया, y कितना हो गया, y हो गया 3x + 4 अपॉन 3x - 4। अभी क्या करना होता है बेटा, ऐसी प्रॉब्लम के लिए y को सब्जेक्ट बना लो, तो 3xy, जो y सब्जेक्ट दिया है इसको हटा के x सब्जेक्ट बना लो, 3xy - 4y इज इक्वल टू 3x + 4। बेटा ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 3xy - 3x इज इक्वल टू 4y + 4। फिर देखो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा, इसमें x वैल्यू कितनी आ गई, इसकी x वैल्यू आ गई 4y + 4 अपॉन 3y - 1। अब देखो बेटा यहां पर अगर x डिफाइन कब होगा, तो x डिफाइन तब होगा कि जब कि y कुछ भी रख लो, जो मर्जी है रख लो, लेकिन y की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। तो ये फंक्शन डिफाइन कब हो रहा है बेटा, तो आप कहोगे x इज डिफाइन ओनली व्हेन y कोई भी रियल वैल्यूज हो लेकिन 1 इसमें ना हो। बच्चों अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग कह देंगे कि जो फंक्शन है उसमें से जो x में लिखा हुआ है ये सारी y के लिए डिफाइन होगा लेकिन 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब किसी भी x के लिए y की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो ऐसे कह सकते, ये जो बेटा हमारे सामने आया है ये आ गई रेंज, तो देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गई, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। समझ में आ गई बात आपको, सिंपल सा कंसेप्ट है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अब सपोज करिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है f(x) इक्वल्स टू √9 - x²। हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, डोमेन तो पहले निकाल चुके हैं, रेंज निकालनी है। तो बेटा देखो इसमें हम एक कंसेप्ट समझ रहे हैं कि सबसे पहले कई चीजें होती हैं देख के अंदाजा लगाते हैं और फिर जो देखा है उसके बाद में पाने की कोशिश करते हैं, और जो आंसर मिलता है उनका इंटरसेक्शन इज द अवर आंसर। तो बेटा देखो सबसे पहले तुमने इसमें एक चीज देखी, भाई हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो अंडर रूट लगा होने की वजह से y हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इससे तुम लोग सहमत हो, ठीक। अब जरा देखो इसके बाद क्या करते हैं, ये हमने देख लिया, अब कोशिश करेंगे पाने की। तो पाना कैसे किया जाता है बेटा, इसको y लिखा बराबर √9 - x²। बेटा ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा y² बराबर 9 - x²। तो मैंने कहा था कि x को सब्जेक्ट बना लेना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, x² बराबर 9 - y²। तो
x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब बच्चों हम उसमें क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें उन y को ढूंढने जा रहे हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, x को इमेजिनरी बना देंगे। मतलब उन वैल्यूज के लिए x इमेजिनरी होगा, मतलब उस सेट में लाई नहीं करेगा। तो हमने कहा कि भाई 9 माइनस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी पॉजिटिव और जीरो। देखो भाई क्या करते हैं इसमें, जैसा कि तरीका बताया गया था कि आपको कि 9 माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया। और मैंने कहा था while solving the quadratic inequalities coefficient of y square must be positive, so what will we do, we will multiply with 1 minus 1। ये कितना आ जाएगा, y square minus 9 is less than or equal to 0। सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा, y plus 3 y minus 3 less than or equal to 0। अब देखो जरा बेटा इसको जैसे तुमने सॉल्व किया, आपने सॉल्व किया तो क्या पाया, नंबर बनाई, इस पर -3 और +3, प्लस माइनस प्लस। हमें बेटा कौन सा पार्ट चाहिए, नेगेटिव पार्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू -3 से लेकर +3 तक। ठीक है, अब जरा देखो बेटा ये जो रिजल्ट है वो हमने रिजल्ट पाया है। क्या किया बेटा, पाया। अभी मैंने बताया था कि जो फाइनल आंसर होगा वो देखा और पाया का इंटरसेक्शन होगा। तो देखो भाई देखा और पाया का इंटरसेक्शन कैसे लिया जाए, देखा बेटा मैंने था कि y जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। क्या किया जाए, एक नंबर लाइन बनाई जाए, इस पे -3 लिखा, 0 लिखा और 3 लिखा। तुमने क्या देखा सबसे पहले कि y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, -3 से लेकर +3 तक। तो बेटा कॉमन रीजन क्या है तुम्हारा, आप देख रहे हो कॉमन रीजन जो है वो ये है, देखो है ना। तो ये रीजन क्या होगा 0 से 3 तक। तो देयरफॉर मैं ऐसे बोल दूंगा कि जो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गई, रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो गई वो 0 से लेकर 3 तक हो गई। समझ में आ गया बात, आप लोगों को बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बेटा अगली प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ रही है, वो ये है कि एफ एक्स जो लिखा हुआ है वो मॉड ऑफ एक्स -5 लिखी है, और आपसे कहा जा रहा है इसकी डोमेन और रेंज बताओ। देखो बेटा आपको तो पता है ना भाई कि मॉड एक्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसमें क्या कर दे रहे हैं हम, दोनों तरफ -5 को ऐड कर दे रहे हैं भाई, क्योंकि हमें फंक्शन बनाना है। तो ये बेटा क्या हो गया, ये बन गया फंक्शन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो इससे तुम्हें क्या पता चल गया भाई, इससे तुम्हें ये पता चल गया कि जो रेंज है वो -5 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गई। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो बेटा हम लोग फिर अपनी बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आपसे ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि फंक्शंस जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं रियल वैल्यू फंक्शंस के बाद में, कि वो फंक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो है ऑन द टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस में बेटा सबसे पहले
किसी एलिमेंट और उसके जुड़ने के तरीकों से हम लोग फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग फंक्शन के टाइप भी डिस्क्राइब करेंगे। जैसे बेटा पहला टाइप है वन वन फंक्शन। बेटा वन वन फंक्शन क्या होगा? तो आप कहोगे वन वन फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का फंक्शन है, इसमें 1 2 3 लिखा है, यहाँ 4 5 6 7 लिखा है। हम बेटा जोड़ रहे हैं इसको तो कैसे? बेटा आप देख रहे हो कि जो भी इनमें कनेक्शन हुआ है, जो भी आपस में जुड़े हैं, तो जुड़ने में कहीं भी ये नहीं हुआ है कि किसी दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल जाए। मतलब हर एक एलिमेंट की क्या मिल रही है? एक और यूनिक इमेज मिल रही है। यूनिक तो होती है, लेकिन वो किसी दूसरे एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। तो बच्चों इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वन वन फंक्शन। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर x1 और x2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब उनकी इमेजेस भी बराबर नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन को बोलते हैं वो एक वन वन फंक्शन है। ठीक है। और एक बात समझ लो बेटा, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। तो किस तरीके से ग्राफ की हेल्प से हम जानेंगे कि ये दिया हुआ ग्राफ जो है किसी फंक्शन का वन फंक्शन का है कि नहीं है? देखो बेटा मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो साइन का ग्राफ बनाया मैंने, तो साइन ग्राफ कैसे? कॉस बना दे रहे, मान लो ये बनाया कॉस ग्राफ बनाया। अब देखो बेटा ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है, पता कैसे करेंगे? तो सिंपली क्या करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। कर दी ड्रॉ। ये कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? एक पॉइंट तो ये दिखाई पड़ रहा है और एक पॉइंट तुम्हारा ये दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये जो कर्व है इसको ये स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स है दो पॉइंट पे कट कर रही है, और दो पॉइंट पे कट करने के कारण ये फंक्शन कैसा हो गया बेटा? ये वन वन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा मान लो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे मान लो बीटा है, तो अल्फा और बीटा अलग अलग वैल्यूज हैं एक्स की, लेकिन दोनों से क्या मिल रहा है? मान लो ये एच मिल रही है हाइट, तो दोनों से हमें सेम वैल्यू मिल रही है एच। इस वजह से फंक्शन वन वन नहीं है। तो बेटा अगर किसी ग्राफ को देख के हम किस तरीके से जानेंगे कि कोई दिया हुआ ग्राफ एक फंक्शन का है कि नहीं है, तो उसका तरीका ये होता है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बराबर वन, देन वन वन फंक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मोर देन वन, नॉट वन वन। और बेटा जो नॉट वन वन होते हैं वो हम लोग अगला टाइप बताने जा रहे हैं, उनको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। कैसे बोलते हैं? मेनी माने कई एक्स, मेनी टू वन फंक्शन होते हैं। बात समझ में आ गई? फिर तीसरा फंक्शन बेटा है तुम्हारा, जिस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं अबाउट दी ऑन टू फंक्शंस के बारे में। तो बेटा ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं? इनको बच्चों हम लोग सरजेक्टिव भी बोलते हैं। बेटा सरजेक्टिव फंक्शंस क्या हो जाते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे कि ऐसे फंक्शंस जिनकी रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाए, ऐसे फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 दिए हैं, एक फंक्शन हमने बनाया 1,1 2,3 3,2। अच्छा अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि भाई इस फंक्शन जो मैंने बनाया हुआ है इसकी डोमेन और रेंज क्या है, तो आप कहोगे भाई डोमेन जो है वो 1 2 3 है, रेंज भी क्या है बेटा?
1 2 3। और ये किसके बराबर है? कोडोमेन ऑफ द फंक्शन के बराबर है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बेटा? ये फंक्शन जो हो गया वो ऑनटू हो गया या सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया। लेकिन बेटा अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो कि डोमेन जो है ऑफ फंक्शन, सॉरी रेंज ऑफ द फंक्शन जो है इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन ऑनटू फंक्शन नहीं होंगे। तो ऑनटू नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो कहोगे ऐसे फंक्शंस आर कॉल्ड इनटू फंक्शंस। क्या कहलाते हैं? सच फंक्शंस आर कॉल्ड इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शन क्या हो गए भाई? जिनकी रेंज कोडोमेन के बराबर ना। समझ में आ गई बात भाई आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें? तो बेटा हम लोगों ने 4 फंक्शन पढ़े। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन्हीं 4 फंक्शंस को मिलाकर कुछ और फंक्शन बात करने जा रहे हैं। तो जैसे बेटा उसमें सबसे पहले आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो आप कहोगे ऐसे फंक्शन जो क्या हो, 1 1 हो और क्या हो, ऑन टू हो। तो बेटा ऐसे फंक्शंस जो हैं आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है ना? मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शंस जो हैं, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, वो हो जाएंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसके अलावा क्या बनेगा? 1 1 इनटू फंक्शन, फिर मेनी 1 ऑन टू और मेनी 1 इनटू। नेक्स्ट टर्न पर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फंक्शंस को देख के सॉल्व करके पता कर पाएंगे फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, मेनी 1 है कि नहीं है, इनटू है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। और बच्चों जो नेक्स्ट टर्न होगा उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो डेफिनेटली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि जो लेक्चर आज हुआ है इसको खूब ध्यान से पढ़ें, जो कमी लगे उसको जरूर हमको कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर तुम लोगों को जरा सा भी लग रहा है कि सर ने बड़ी मेहनत से ऐसी चीज बताई है जो हमारे कंसेप्ट क्लियर करने में सहायक है, तो कुछ लाइक करेंगे तो उससे ये एहसास होगा कि भाई आप लोग उस चीज को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है? तो सभी लोगों से मैं आज विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच।